हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूनिट 2 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक टॉपिक था जिसमें थोड़ी एरर्स हो गई थी, तो वो टॉपिक हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे हमने कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम देखी थी कि क्या होती है, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ अ ग्राफ सर्च एल्गोरिथम दैट सेलेक्ट्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड फॉर एक्सपेंशन बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक फंक्शन। बेसिकली जो बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारी होती है ये हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शंस पे बेस्ड होती है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे बेस्ड होने का मतलब है सिंपल सा कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये पाथ को सेलेक्ट करती है। ठीक है, it prioritize the node based on heuristic evaluation. Also, the effectiveness of this algorithm is dependent on the choice and accuracy of heuristic function. मतलब कि ये नोड को प्रायोरिटाइज करती है इस बेसिस पे, जिस मतलब मान लो कि बहुत सारी नोड है। ठीक है, एक नोड से किसी दूसरी नोड पे हमें जाना है। ठीक है, अब उस नोड से किसी गोल नोड तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी मल्टीपल नोड्स हैं, और उन सारी मल्टीपल नोड्स की जो ब्रांचेस हैं उन सबको अपना अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन अलॉटेड है। ठीक है, तो जिसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो सेम उसी प्रोसेस को ये फॉलो करता है कि जहां पे भी हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे ये प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सी नोड को हमें सेलेक्ट करना है। सिंपल सा मतलब है इस पैराग्राफ का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के बारे में। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहला स्टेप आता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसा कि इसका नाम है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्ट विद एन इनिशियल नोड एज द करंट स्टेट। जो भी हमारी इनिशियल नोड है वहां से हमको क्या करना है, हमको वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता चलता हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप कैसे भी एग्जाम में एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। तो सिंपल सा इनिशियलाइजेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोर्स नोड है, हमने यहाँ से इनिशियलाइजेशन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया सर्चिंग। यहाँ से हमें पहुँचना कहाँ तक है, हमें गोल नोड तक जाना है। ठीक है, गोल नोड तक। अब क्या होगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अगले स्टेप पे क्या होगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। डिफाइन अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच ऑफ एन टू एस्टिमेट द कॉस्ट और डिस्टेंस फ्रॉम करंट नोड टू द गोल नोड। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एच एन की वैल्यू कितनी रख दें, एच एन की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ एच एन की वैल्यू हम मान लेते हैं 7 है, और यहाँ एच एन की वैल्यू हम मान लेते हैं 8 है। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे दी। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि इस नोड से अगर इस नोड के थ्रू जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई पर्सन है, वो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से अगर वो गोल नोड तक जाएगा तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी, 5। ठीक है, और वहीं अगर ये पर्सन यहाँ से यहाँ आ जाता है तो फिर इसकी यहाँ से गोल तक जाने की कॉस्ट कितनी आएगी, 7। और उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यू डिफाइन करती है कि यहाँ से जाने की कॉस्ट कितनी आएगी, 8। ठीक है, तो ये काम होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का। अब करते क्या है हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग नोड इन तीनों में से वो नोड होगी जिसकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। ठीक है, तो सबसे मिनिमम किसकी है, इसकी है। इन दोनों की तो ज्यादा है, तो क्या होगा, ये नोड हमारी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग नोड हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, वैलिडेशन या फिर सिलेक्शन। मतलब कि सेलेक्ट द नोड विद लोवेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड चेक वेदर इट इज गोल नोड और नॉट। अब यहाँ पे आए हम, ठीक है, और इसको देखा क्या ये गोल नोड है हमारी, नहीं, ये गोल नोड हमारी नहीं है। इफ नॉट, एक्सपैंड द सेलेक्टेड नोड बाय जनरेटिंग इट सक्सेसर। अगर ये गोल नोड नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सक्सेसर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो आ गए। ठीक है भाई, ये सक्सेसर हो गया इसका एक, ये सक्सेसर हो गया इसका एक, और तो किसी से ये कनेक्टेड है नहीं, तो 2 सक्सेसर मिले। अब क्या करना है, रेपिटेशन फॉर सक्सेसर इन एक्सपेंशन, रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर ईच सक्सेसर। 2 एंड 3 मतलब ह्यूरिस्टिक फंक्शन फिर से डिफाइन करना है और वैलिडेशन सिलेक्शन फिर से परफॉर्म कराना है। मतलब कि अब हम यहाँ पे एच ऑफ एन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एच ऑफ एन आपको मोस्टली तो एग्जाम में दिया होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल लिया जाता है इस पे। तो अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता तो आप एज एन एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कोई भी वैल्यू। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एच ऑफ एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे एच ऑफ एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब अगेन स्टेप 2 हो गया, हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यूज असाइन कर ली, डिफाइन कर दी। ठीक है, इसके बाद वैलिडेशन या सिलेक्शन होगा। तो किसका सिलेक्शन होगा, जिसका जो ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा प्रॉमिसिंग है क्योंकि इसकी मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। तो यहां से कहां पे पहुंच जाएंगे हम,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ गया 4 पे। अब 4 से हमें देखना है क्या 4 हमारा गोल नोड है? नहीं है। अगर 4 हमारा गोल नोड नहीं है तो क्या करें, एक्सपैंड सेलेक्टेड नोड बाय जनरेटिंग इट्स सक्सेसर, अगेन इसके सक्सेसर जनरेट करा दो, तो ये आ गया इसका सक्सेसर, ठीक है, और तो इसका कोई सक्सेसर नहीं है, ठीक है, तो ये सक्सेसर हो गया। अब क्या होगा, फॉर सक्सेसर इन एक्सपेंशन रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर ईच सक्सेसर, फिर से यहाँ पे हमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वैलिडेशन या सिलेक्शन होगा और ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि सेलेक्ट द नोड विद लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड चेक वेदर इट इज गोल नोड और नॉट, तो यहाँ पे गोल नोड हमें मिल जाएगा। अब ये गोल नोड हमें मिल जाएगा, जैसे ही गोल नोड हमें मिल गया, ठीक है, जैसे ही गोल नोड हमें मिल गया, टर्मिनेशन हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा टर्मिनेट आफ्टर फाइंडिंग गोल नोड और आफ्टर कंप्लीटिंग द नंबर ऑफ इटरेशंस। अब गोल नोड मिल गया तो टर्मिनेशन हो गया। अगर यहीं पे गोल नोड नहीं मिला होता हमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 होता और हम सॉरी यहाँ पे 8 होता, ठीक है, यहाँ पे 8 होता और हमको गोल चाहिए था 10, तो उस केस में तो यहाँ कहीं भी गोल नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तब क्या होता, जितने पॉसिबल नोड्स को विजिट किया जा सकता है उनको विजिट करता है, उसके बाद में स्टॉप हो जाता है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। सो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम परफॉर्म करने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में मेंशन कर देना। ये 5 स्टेप्स हैं सिंपल से, बस इसको याद कर लेना, इतना सफिशियंट है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। सो बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल होने वाला है क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम पे बेस्ड, ठीक है। इवेल्युएट कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम विद क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम, क्रॉस प्लस रोड्स इज इक्वल्स टू डेंजर। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, इसमें किसी भी तरह की आपको डीप एल्गोरिदम समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक के बेसिस पे करोगे सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से समझ लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं डायरेक्टली इस पे जंप करता हूँ, डायरेक्टली यही क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक छोटे लेवल से ले चलता हूँ, यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथ बढ़ सकता है बट मैं ये आपको अश्योर कर दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम का, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लॉजिक क्या होता है बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसमें जो भी आप वैल्यूज असाइन करोगे, ठीक है, आप मान लो, ठीक है, मैं सिंपली बताता हूँ, आप मान लो कि जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे एम्प्टी वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे अल्फाबेट्स हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, यूनिक अल्फाबेट्स, जैसे कि सी है हमारा, आर है, ओ है, एस है, ठीक है। अब जो रिपीटेड है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो नॉन रिपीटेड है उनको हम नोट कर लेंगे। आर हो चुका, ओ हो चुका, ए, ठीक है, ए, डी, एस हो चुका है, डी, ए, एन, एन बचा है, जी, जी, ई, ई, आर हो चुका है, ठीक है। तो ये इतने टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो इन तीनों लेटर्स के अंदर गिवन है, ठीक है, ये यूनिक अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमको करना क्या होता है, सिंपली हमें 1 से लेकर के 9 तक वैल्यूज स्टोर करानी रहती हैं। बस कंडीशन इतनी है कि एक वेरिएबल के पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू दूसरा वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। अगर सी को हमने 1 बना दिया तो हम और किसी को 1 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अब गेम को समझो। अब पहले इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। क्या एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। पहले ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये समझ आ गया तो आगे चलेंगे, एक स्टेप और कैरी वाले बताऊंगा फिर, ठीक है, उसके बाद इस पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे, हम पहले लिख लेते हैं। एक तो हमारा ओ है, ठीक है, एन है, ई है, ठीक है, और इसमें तो सेम ही है, टी है और डब्ल्यू है और ओ है लिखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब टोटल 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है हम इसमें 5 अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं 1 से लेकर 9 तक में, ठीक है। 1 से नहीं, एक्चुअली ये 0 to 9 होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज इसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं।
अब लॉजिक इसमें क्या देखना है आपको, देखो O प्लस ओ टी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, E प्लस ई ओ फॉर्म कर रहा है, तो आप चाहो तो E की वैल्यू पहले असाइन कर लो, ठीक है। इसमें गेस वर्क करना है, बेसिकली आपको गेस करना पड़ेगा सही वैल्यू, उसके बाद उसको अप्लाई करके देख लो। अगर कंडीशन सही हो जाती है, सारे वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यू आपको मिल जाती है, तो आपका सोल्यूशन सही है। अदरवाइज आप वैल्यूज चेंज कर लेना, बस इतना छोटा सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले E की वैल्यू मान लेते हैं हम 1, ठीक है। तो अगर E की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1, ठीक है। और यहाँ पे O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2 हो गई, मतलब O की वैल्यू 2, तो हर जगह O की वैल्यू 2 कर दो। 2 2 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। देखो E की वैल्यू हमने 1 मानी, T की वैल्यू हमारी 4 आ गई, O की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है। N और W बचा है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज अभी नहीं कैलकुलेट हो पाई हैं, तो N और W की वैल्यू कैसे निकालेंगे। N की वैल्यू हम मान लेते हैं हमारी 3 है, ठीक है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, ठीक है, 3 प्लस 3 6। देखो सबको यूनिक वैल्यूज मिल गई, किसी की भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 क्यों माना, यहाँ पे हम 5 मान लेते, 5 मान लेते तो 10 हो जाता, और कैरी आ जाता, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए हमने 5 नहीं माना है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि हम ई को भी 2 मान सकते थे, ठीक है, एन को भी हम 3 मतलब ई को 3 भी मान सकते, तो ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इसका कोई एक सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मल्टीपल वैल्यूज इंप्लाई करोगे, आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है उन सारे सॉल्यूशन के सेट का, ठीक है। तो बेसिकली सबकी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में हमारे पास इन वैल्यूज का सेट आ जाएगा, यानी कि O की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 4 है, और W की वैल्यू 6 है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर देना एग्जाम में आपको। अब ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैरी वाला देखते हैं कि किस तरीके से कैरी जिन क्वेश्चंस में गिवन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लेते हैं 2, वेट सेकेंड, ठीक है। तो 2 प्लस नो इज इक्वल्स टू आउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें सम करना है और हमें आउट बताना है, मतलब हमें इनमें वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करनी है और कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले हम इनको लिख लेते हैं सिंपली, TON U, इतने ही वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल हैं खाली, ठीक है। अब क्या करना है, अब वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलर वेरिएबल ढूंढो, ओ हमारे सिमिलर है, ठीक है। बट अब देखो कैरी वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या, कि कैरी वाले क्वेश्चन में जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी वो हमेशा कितनी होगी, वो हमेशा 1 होगी। क्यों 1 होगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप टी की वैल्यू 8 मान लो, ठीक है, एन की वैल्यू 9 मान लो, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू आप मान नहीं सकते, या तो आप टी को 9 मानोगे और एन को 8 मानोगे, या तो आप इन दोनों में से इसी तरीके से वैल्यूज स्विच कर सकते हो। इससे बड़ी वैल्यूज इनमें असाइन आप नहीं कर सकते, ठीक है। 7 6 कर सकते हो, बट 9 के ऊपर 10 वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप इन दोनों का सम कराओ या फिर आप इन दोनों का सम कराओ, 17 के ऊपर सम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कैरी आ जाता है, ठीक है, मान लो कि आप बोलो कि ठीक है चलो इधर से अगर कैरी आ गया होगा तब तो यहाँ पे वैल्यू 18 आ जाएगी, तो इस केस में तो वैल्यू 18 नहीं आएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर वैल्यू 18 आ गई तो यू की वैल्यू 8 हो जाएगी, यू की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको 8 से हटानी पड़ेगी, क्योंकि दो वेरिएबल की सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो 9 और 8 ही मैक्सिमम वैल्यूज हैं इसकी, और मान लो कि अगर जनरेट होता है और इन केस 18 आ भी जाता है तो भी मैक्सिमम सम 18 ही आएगा। मैक्सिमम सम 18 का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि कैरी आपको 1 ही मिलेगा, 1 के अलावा कोई कैरी कभी भी जनरेट नहीं होगा, 2 कभी कैरी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ओ की वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं। अब ओ की वैल्यू 1 असाइन हो गई तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू भी तो 1 हो गई, ठीक है, तो 1 कर लेते हैं। अब 1 प्लस 1 1 प्लस 1
2, यानी कि टी की वैल्यू हमको पता चल गई 2। ठीक है, तो टी की वैल्यू 2 रख दी हमने। ठीक है, अब बचा हमारे पास एन और यू, ये दोनों वैल्यूज बची। अब एन और यू की यूनिक वैल्यूज रखनी है। ठीक है, प्लस कैरी हमें जनरेट कराना है। तो हम एन की ऐसी कौन सी वैल्यू रख देंगे कि 2 सम करने से कैरी जनरेट हो जाए और यू और ओ की वैल्यूज भी डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं, ठीक, मान लो हमने रख दी एन की वैल्यू 9, तो उस केस में 9, 10, 11, 11 आएगा, यहाँ पे 1 और कैरी 1। तो कैरी तो सेटिस्फाई हो गया, बट यू की वैल्यू 1 कैसे हो गई? क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर 1 हो गई तो कंडीशन हमारी गलत हो जाएंगी। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 8। तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, यू की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी एन की वैल्यू 8, यू की वैल्यू आ गई 0। अब देखो सबको यूनिक वैल्यूज असाइन हो गई। ठीक है, किसी की वैल्यू एक दूसरे से क्लैश नहीं कर रही, तो मतलब ये हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, टी आ गया 2, ओ आ गया 1, एन आ गया 8, यू आ गया हमारा 0। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अच्छे से आपको समझने के लिए कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आराम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप लोग डील कर लोगे इजीली। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिला के ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। क्रॉस प्लस रोड्स इक्वल्स टू डेंजर, डेंजर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो d की वैल्यू 1 होगी, हमें पता है 1 के अलावा कोई वैल्यू d की नहीं हो सकती। तो ठीक है, हम d की वैल्यू 1 कर देते हैं। 1 कर दी d की वैल्यू। जहाँ जहाँ d की वैल्यू 1 है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है। पहले तो हम लोग सेल्स बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, ये CROSS। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा d। ठीक है, अब हमें निकालना है सम। सेल्स हमने बना ली। अब d की वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, अब हम s की ऐसी वैल्यू असाइन करें। ठीक है, s की हमें यूनिक वैल्यू देनी है, प्लस ऐसी वैल्यू देनी है जिसका सम करने पे r आ जाए। r आ जाए मतलब अब हमको किसी की वैल्यू और नहीं पता, और किसी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अब हमको गेस करना पड़ेगा कि हमें क्या वैल्यू ऐसी रखें कि वैल्यू रखने पे हमारा सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू कौन सी हो सकती है? सो इसको सॉल्व करने का एक सही अप्रोच क्या होगा, सिंपली हम पहले लेटर्स लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है लेटर, मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, यहीं पे हम मार्क करते जाएंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू हम साइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको 1 मिल गया डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू तो हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एस की वैल्यू मानते हैं। देखो 1 तो हम नहीं ले सकते, एस की वैल्यू 2 से लेके 9 तक, 0 से लेके मतलब 0, 1 स्किप कर दो, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी वैल्यू हम एस को दे सकते हैं। ठीक है, तो एस को हम पहले देते हैं 0। ठीक है, अगर हम s को 0 वैल्यू देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, r की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर r की वैल्यू 0 आ गई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि s और r सेम वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। तो मतलब 0 तो नहीं दे सकते s को, तो आप 1 नहीं दे सकते, 2 दे के देखते हैं। अगर 2 दिया इसको वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2, 2, 4 हो गया। ठीक है, चलो r की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब s की वैल्यू यहाँ भी 2, तो 2 + 1 3, ई की वैल्यू आ गई 3। चलो अभी भी कंडीशन सही है, बढ़िया चल रहा है 3। इसके बाद ई की वैल्यू यहाँ पे, और कहीं पे हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। आर की वैल्यू देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो मतलब कि यहाँ पे 4 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, और कोई वैल्यू हमें मिल रही है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैरी लाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पे हमें कैरी जनरेट कराना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आनी चाहिए, यानी कि ए की जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए, वो 4, 2, 1, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक, तो हम 6 अगर रख दें सी की वैल्यू, तो 6 + 4 10 आ जाएगा, और 1 कैरी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी की वैल्यू 6 आ गई, 6 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए की और कोई वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख सकते हैं हम 0। ठीक, अब ओ की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि ओ की यूनिक वैल्यूज रखने पे एन और जी
दो यूनिक वैल्यूज प्रोड्यूस हो जाएं, ठीक है। तो ओ की वैल्यू हम 642013 के अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 5 रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है, तो 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओ और जी सेम वैल्यूज नहीं एग्जिबिट करेंगे, नहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी जाए ओ की, ठीक है। ओ की आप चाहे जो वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू ओ के बराबर ही आएगी, क्योंकि ए हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ए की वैल्यू हमारी 0 नहीं आनी चाहिए, वरना ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी सेम। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, देखो अब वापस से हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो हम वापस से रीस्टार्ट करें, फिर से एस की वैल्यूज नहीं असाइन करें, ठीक है, और या तो हम ए की वैल्यू चेंज कर दें। तो ए की वैल्यू पहले चेंज करके देखते हैं। तो 6 हटाया यहाँ से, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 7 8 9, 9 रख सकते हैं। 9 रखेंगे तो 9 + 4 12 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 नहीं आ सकता, ठीक है। और 8 रखेंगे, 8 + 4, सॉरी 9 + 4 13 आ जाएगा, 3 यहाँ पे है ऑलरेडी। 8 + 4 12 आ जाएगा, 2 यहाँ पे है ऑलरेडी। और 7 + 4 11 आ जाएगा, 11 यहाँ पे है ऑलरेडी। यानी 6 के अलावा यहाँ पे कोई वैल्यू रख भी नहीं सकते हम, मतलब कि हमने यहीं पे कोई वैल्यू गलत करी है, ठीक है। तो अब हम वापस से इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नई वैल्यूज क्या रखेंगे, फिर से बनाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपने अगर क्वेश्चंस लगा रखे हैं काफ़ी सारे, तब तो आपको बहुत इजी लगेगा, आप कर ले जाओगे। बट अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे जंप मत करना। इस पे तभी जंप करना जब एकदम आपको इसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आता हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी करना, अदरवाइज थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना। इसमें वही ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये है कि सही आंसर ही आपको निकाल के देगा, अगर आप प्रॉपरली सही अप्रोच से इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 रखेंगे, 3 रखते हैं, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी 3 आ गया। अब 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब ये 4 और कहीं तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि ई एक ही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं ऐसी कि इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंशिएट हो और ए हमारा 0 नहीं आए, ठीक है। तो 7 रखें अगर हम, तो 7 + 6 13 आ जाएगा, 3 है ऑलरेडी। 8 रखें, 8 6 14 4 है ऑलरेडी। 9 रखें तो 9 + 6 15, 5 तो कहीं है नहीं, तो 5 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ 5 आया, मतलब कि यहाँ भी 5 आएगा, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू, मतलब ओ की वैल्यू, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसकी और इसकी वैल्यूज डिफरेंट आए और इन सारी वैल्यूज के बराबर ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस से सारी वैल्यूज को पहले चेंज कर देते हैं। एक्चुअली यहीं पे लिख देता हूँ, इस बार इसको बंद कर दो, यहीं पे लिख देता हूँ क्या क्या है हमारे पास, CROSADNGE, ठीक है। ये हमारी कुछ वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर गिवन है, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एस की वैल्यू असाइन करी 3, देखो डी की वैल्यू 1 थी, एस की वैल्यू 3 हो गई। फिर हमारा आर की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। उसके बाद ई की वैल्यू आ गई 4, ई कहाँ गया, ई यहाँ पे। फिर हमने ए की वैल्यू निकाली 5, ठीक है। सबकी यूनिक वैल्यूज हैं अभी तक, किसी की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद ये वैल्यू 6 है, ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है 6, ठीक है। 6 है, ये भी 6 है। 5 9, 9 किसकी वैल्यू है, सी की। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओ की, ओ और जी, ठीक है। ओ और जी, ओ और जी की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि इन वैल्यूज में से दोनों की वैल्यूज ना आए, प्लस कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज ले लेंगे हम, देखो ओ की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं। अगर 2 ले लेते हैं, 5 + 2 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 यहाँ किसी के पास नहीं है, ना ही 7 किसी के पास है, तो 2 लेते हैं, 5 + 2 7 आ गया, ठीक। G7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अब यहाँ 2 है, 6 + 2 यहाँ पे 8 आ गया, बहुत सही हो गया लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 है हमारा, O 2 है, G हमारा कितना है 7 है, N हमारा कितना है 8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई हैं,
ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे पास, सबको 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ मिल गई। ज़ीरो यहाँ पे वैल्यू हमने कोई भी नहीं ली क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ कहीं पे ज़ीरो वैल्यू लेने की, सबको यूनिक वैल्यूज असाइन हो गई, यानी ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्रॉस प्लस रोड्स इज इक्वल्स टू डेंजर ये है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि पूरा प्रोसेस समझाना पड़ा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना ज़रूर से। एंड इसके अलावा हम लोग प्लेलिस्ट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी कंप्लीट करा दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।